नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों के बचाव अभियान में जुटी टीम को एक अहम कामयाबी मिली है। ये टीम 6 इंच मोटी पाइप लगाने में कामयाब हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक इसके जरिए मजदूरों तक खाना पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाई जा सकती हैं। साथ ही अंदर फंसे मजदूरों के साथ बातचीत भी की जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के निदेशक अंशु एम खलको ने ये जानकारी दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा, हमने पहली कामयाबी हासिल की है जिसके लिए हम पिछले 9 दिनों से प्रयास कर रहे थे और ये हमारी प्राथमिकता थी। उन्होंने बताया कि सभी जरूरी उपकरण जुटा लिए गए हैं और ये सभी अगले 2 दिन में यहां तक पहुंच जाएंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद लंबे समय तक चला। इस बीच पायलट को सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज गुर्जर समाज की खबरें भी आज सामने आ रही हैं। एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई है कि अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतती है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। इस सवाल पर पायलट ने कहा है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है और सत्ता में लौटने के बाद ही व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बारे में फैसला किया जाएगा। बता दें, अब पायलट और गहलोत साथ में नजर आते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया, हमारा उद्देश्य एकजुट होकर चुनाव लड़ना और बहुमत हासिल करना है। अगर हम सत्ता में वापस आते हैं तो हम मेज पर आमने सामने बैठेंगे और तय करेंगे कि किसे क्या करना चाहिए। यही प्रक्रिया 2018 में अपनाई गई थी और यही प्रक्रिया इस बार भी दोहराई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पीलीबंगा में हुई सभा में सीएम अशोक गहलोत पर राजस्थान की मीडिया को धमकाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने सुना है कि खुद को जादूगर कहने वाले सीएम हार से इतना बौखला गए हैं कि मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों जैसी खबरों पर अघोषित प्रतिबंध लगा दिया गया है। छप ही नहीं रहा है। अचानक क्या हो गया? मीडिया को दबा करके झूठी खबरों का खेल कर रहे हैं गहलोत जी। जिनके नैया को जनता ने डुबो दिया है वो कांग्रेस पैसे देकर खबरों में लहर चलवा रही है। हालांकि इसके जवाब में सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा आरोप तो ना लगाएं जिससे प्रदेश के मीडिया पर प्रश्न चिन्ह लगे। कांग्रेस पार्टी और मीडिया पर दबाव का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक भी पुराने वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए के वादे से लेकर किसानों की आय दोगुनी करने जैसे दावों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने पीएम मोदी पर सिर्फ झूठ बोलने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि इस चुनाव में पीएम मोदी राजस्थान के कई क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लेकिन अब वो अपने पुराने वादे नहीं दोहराते हैं। खड़गे ने अपनी चुनावी सभा में 2 करोड़ नौकरियां देने और महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर देने के पीएम मोदी के वादे को याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि चूल्हे पर खाना बनाने वाली माताओं बहनों के आंसू मुझसे दे के नहीं जाते, मैं उन्हें मुफ्त में रसोई गैस दूंगा। मुफ्त में रसोई गैस देने की बात तो छोड़िए, आपने तो रसोई गैस की कीमत और बढ़ा दी। फिर जब चुनाव का समय आया तो रसोई गैस की कीमत थोड़ी सी घटा दी गई। आप जनता से ही जनता का पैसा चोरी कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी लोगों से सहानुभूति पाने के लिए कहते हैं, मैं गरीब हूं, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, लेकिन मोदी जी मैं तो मजदूर का बेटा हूं और मुझे ये कहने में गर्व होता है, मैं लोगों के हित के लिए राजनीति में आया हूं, ना कि झूठ बोलने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में सनातन धर्म का मुद्दा छेड़ दिया है। चुनावी रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उनके साथियों ने सनातन धर्म को खत्म करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने सनातन धर्म से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि वो राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है ये पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या आप ये करने देंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने उस मुद्दे को उठाया है जो इसी साल सितंबर महीने में चर्चा में था। तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर विभाजित करता है और इसे खत्म करने की जरूरत है। तेलंगाना में कुछ सर्वे केसीआर को बढ़त दिखा रहे हैं तो कुछ सर्वे कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं। इस बीच सट्टा बाजार में भी चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। सट्टा बाजार में लग रहे दांव के हिसाब से प्रदेश में कांटे की टक्कर है। सेफोलॉजिस्ट पार्थदास के मुताबिक तेलंगाना के वर्तमान सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। इससे पहले वो बीआरएस के बराबर कांग्रेस को बता रहे थे। पहले दोनों कांग्रेस और बीआरएस को 55-55 सीटें मिल रही थीं, लेकिन अब कांग्रेस आगे निकल गई है। कांग्रेस को अब 57 सीटें और बीआरएस को 53 से 55 सीटें मिल रही हैं। इसके साथ ही सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस पार्टी स्पीड में है, यानी गति में है। अब देखने वाली बात यह होगी कांग्रेस अब किस स्पीड में आगे बढ़ेगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता सांसद संजय राउत ने तो भारत की हार के पीछे स्टेडियम के नाम को ही दोष दे दिया है। उन्होंने दावा किया
कि अगर फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम या कोलकाता के ईडन गार्डन में होता तो भारत क्रिकेट का विश्व विजेता बन सकता था। संजय राउत ने आरोप लगाया कि सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया ताकि वहां वर्ल्ड कप जीतें, तो ये संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी थे इसलिए विश्व कप जीता है। ये पर्दे के पीछे बीजेपी का बड़ा गेम प्लान चल रहा था। वर्ल्ड कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को पीएम मोदी ने गले लगाया है। मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के गले लगे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है मानो पीएम मोदी उन्हें हौसला दे रहे हों। शमी ने भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में आने के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा है। शमी ने लिखा है, दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारी टीम और मेरा समर्थन करने वाले के लिए मैं सभी भारतीयों का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री के आभारी हूं कि वो खासतौर पर ड्रेसिंग रूम में आए और हमारा हौसला बढ़ाया। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने 24 विकेट लिए हैं, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने उनका डटकर मुकाबला कर लिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव के एक बयान को लेकर बवाल हो गया है। 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे कपिल देव ने कहा है कि मुझे विश्व कप के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। उनके पास बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने पूछा है कि क्या कपिल देव को महिला पहलवानों को साथ देने की सजा दी जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य और बेहद घटियापन है कि कपिल देव को अहमदाबाद में विश्व कप फाइनल के लिए क्रिकेट प्रतिष्ठान द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, बेदी की तरह कपिल देव भी अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं और वो कुछ महीने पहले आंदोलनकारी महिला पहलवानों के समर्थन में खुलकर सामने आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को विधेयकों को मंजूरी देने में दिखाई गई देरी पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि से सवाल किया है। तमिलनाडु सरकार ने यह आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि राज्यपाल ने खुद को राज्य सरकार के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में पेश किया है। सोमवार को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर फिर से सुनवाई शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ये बिल 2020 से लंबित थे, वो 3 साल से क्या कर रहे थे। अदालत ने कहा, एक बार जब बिल दोबारा पारित हो जाते हैं तो वो मनी बिल के समान स्तर पर होते हैं। अब राज्यपाल को एक बार फिर कोई फैसला लेना होगा। अदालत ने सोमवार सुबह सारे घटनाक्रम पर गौर किया और कहा कि विधानसभा ने विधेयकों को फिर से पारित कर दिया है और राज्यपाल को भेज दिया है। देखते हैं राज्यपाल क्या करते हैं। अदालत ने मामले को 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सेबी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट को अर्जी के जरिए बताया गया है कि सेबी ने तय समय सीमा के भीतर अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच नहीं की है। ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। लाइव लॉ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को अपने आदेश में कहा था कि सेबी 14 अगस्त तक अडानी हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट पेश करे। सुप्रीम कोर्ट में ताजा अर्जी दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी ने लाइव लॉ को बताया कि सेबी ने अपनी रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की है। माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई से बाहर किए गए सैम ऑल्टमैन को अपने समूह में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के सह संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सोमवार को एक पोस्ट में ये जानकारी दी है। नडेला ने ऑल्टमैन के बारे में पोस्ट करते हुए कहा, और हमें खबर साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपने सहकर्मियों के साथ सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन नई उन्नत एआई रिसर्च टीम का नेतृत्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करेंगे। नडेला ने कहा, हम उनकी सफलता के लिए उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जल्द आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं। अरब और मुस्लिम देश गजा में इजरायली कार्रवाई को नहीं रोक पाने के कारण अमेरिका से नाराज हैं। गजा में युद्ध रोकने के लिए उनकी ओर से कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी इस नाराजगी का फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है। चीन का प्रयास है कि वो मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका की जगह खुद को स्थापित कर ले। इसके लिए वो अरब मुस्लिम देशों से अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है। गजा युद्ध के कारण अमेरिका से नाराज होकर अरब मुस्लिम देश भी चीन के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब खबर आई है कि अरब मुस्लिम देशों का एक सम्मेलन चीन की राजधानी बीजिंग में हो रहा है। 20 और 21 नवंबर को हो रहे इस सम्मेलन में कई अरब और मुस्लिम देश शामिल हो रहे हैं। इसमें गजा में युद्ध रोकने और शांति की बहाली की मांग की गई है। इजरायली सेना के 2 संगठनों शिन बेट और आईडीएफ ने रविवार रात को एक वीडियो का खुलासा किया जिसमें हमास 2 विदेशी बंधकों, एक थाई व्यक्ति और एक नेपाली व्यक्ति को 7 अक्टूबर को अल शिफा अस्पताल में वापस लाता दिख रहा है। एक वीडियो में हमास के लोग एक व्यक्ति को अस्पताल के प्रवेश द्वार में घसीटते हुए ला रहे हैं। एक अन्य वीडियो में स्ट्रेचर पर एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिसके सीने में चोट लगी है, जिससे बड़ी मात्रा में खून निकल रहा है। साथ ही उसका एक पैर भी कट गया है।
गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक मुनीर अल बोश ने इजरायल के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उसे अल शिफा अस्पताल में हमास सुरंग मिली, वहां बंधकों को रखा गया है। उन्होंने इसे सफेद झूठ बताया है। आईडीएफ ने यह भी बताया कि किस वीडियो में कौन सा विदेशी बंधक दिखाई दे रहा है, लेकिन कहा कि वीडियो फुटेज अस्पताल के आंतरिक सिस्टम से प्राप्त किए गए थे। हालांकि उन्हें प्राप्त करने में 1 महीने से ज्यादा समय लगा। इसके अलावा एक वीडियो में हमास के कब्जे में आईडीएफ सैन्य जीप भी अल शिफा में जाती दिख रही है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने लाल सागर में एक इजरायली मालवाहक जहाज को कब्जे में ले लिया है। हूती ने कहा कि इस जहाज को यमन के एक पोर्ट पर ले जाया गया है। वहीं इजरायल का कहना है कि यह जहाज इजरायली नहीं है और जहाज के कर्मियों में भी एक भी इजरायली नहीं है। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी आतंकवाद का एक और कृत्य है। ईरान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गजा में चल रहे हमास और इजरायल के युद्ध के मद्देनजर हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र में जो भी इजरायली जहाज आएगा वो उसे हाईजैक कर लेंगे। हूती विद्रोहियों ने इजरायल की ओर कई मिसाइल और ड्रोन दागी हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।